बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्टार्ट में हम असर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर much more acidic than alcohols, water and phenols। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वाटर, फिनोल और अल्कोहल के मुकाबले में कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट दे आर लेस एसिडिक, but they are weaker acids than mineral acids। अब जरा हम वजाहत कर देते हैं मिनरल एसिड्स की। फॉर एग्जाम्पल, HCl एक मिनरल एसिड है। इट इज एन एसिड ऑफ NaCl, यानी ये सोडियम क्लोराइड का एसिड कहलाता है। और सोडियम क्लोराइड क्या है? मिनरल है। तो HCl जो है ये NaCl से बनता है और NaCl क्या है? मिनरल है। इसी वजह से HCl एक मिनरल एसिड कहलाएगा। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज एन एसिड, इट इज ए मिनरल एसिड। ये एक मिनरल एसिड कहलाता है। वजह है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है सल्फर से, यानी स्टार्ट हम लेते हैं सल्फर से। सल्फर को हम जलाते, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड को हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का फिर हम पानी के साथ मिलाकर सल्फ्यूरिक एसिड हासिल करते हैं। बहरहाल सल्फर जो है ये एक मिनरल है, इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड कहलाएगा मिनरल एसिड। इस तरह अगर हम फास्फोरिक एसिड लेते हैं तो फास्फोरिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है, क्योंकि इसका आयरन जो है, जहाँ से हम इसको स्टार्ट लेते हैं वो फास्फोरस होगा, फास्फोरस का ऑक्साइड होगा। बहरहाल ये नहीं हो, लेकिन अगर हम H2CO3 लेते हैं कार्बनिक एसिड, इट इज नॉट ए मिनरल एसिड। वजह है कि कार्बनिक एसिड बनाते हैं CO2 प्लस H2O से, और ये दोनों मिनरल नहीं है, यानी कार्बनिक एसिड बनेगा, लेकिन कार्बनिक एसिड को आप मिनरल एसिड नहीं कह सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि HCl इज ए मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मिनरल एसिड, फास्फोरिक एसिड इज ए मिनरल एसिड, व्हाइल कार्बोक्सिलिक एसिड आर नॉट मिनरल एसिड्स। इसको हम मिनरल एसिड नहीं कहते हैं। माना मैंने वजाहत कर दी मिनरल एसिड की। आपके बुक में एक स्टेटमेंट और भी है, ये पेज नंबर 292 पर। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर मोनो बेसिक एसिड। क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोनो बेसिक एसिड। इसकी वजाहत की तरफ आते हैं, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल CH3 COOH, तो इसमें सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। लेकिन अगर आप ऑक्सिलिक एसिड लेते हैं तो ऑक्सिलिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जिस तरह हम COOH होल 2 और 2H2O ऑक्सिलिक एसिड, तो इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आप अगर आप स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो आप स्ट्रक्चर बेशक ड्रा करें। ये
ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है, और ये क्या है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और मोनो बेसिक एसिड, यानी जो कार्बोक्सिलिक जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक होता है, इनकी विशिष्टि क्या है, 1 है। अब विशिष्टि का या मोनो बेसिक एसिड का मतलब क्या है, इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ वजाहत के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एसिटिक एसिड को लेते हैं या फॉर्मिक एसिड को लेते हैं या कोई और ऑक्सैलिक एसिड जैसे प्रोपेनोइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड लेते हैं, और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ज़ाहिर रिएक्शन कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिटिक एसिड का एक प्रोटॉन ये बेस के एक हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करेगा, इसी का नाम है बेसिसिटी। क्या बेसिसिटी? तो हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड की बेसिसिटी क्या है, 1 है, यानी एसिटिक एसिड है ये मोनो बेसिक एसिड है। इस तरह जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इसेल लेते हैं तो इसेल की बेसिसिटी क्या है, 1 है, लेकिन सल्फ्यूरिक की बेसिसिटी क्या है, 2 है। वजह कि सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल जो है, सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 यूनिट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड की विशिष्टि क्या है, 2 है। तो बहरहाल ये तो था मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और मोनो बेसिक एसिड, यानी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप लेंगे तो इसकी विशिष्टि क्या होगी, 1 होगी। यानी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन है वो किसी भी बेस का एक हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करता है, और इसी के नाम है बेसिसिटी, या हम दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और मोनो बेसिक एसिड। ये तो इसकी वजाहत हो गई। अब जो हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन द फिनोल, अल्कोहल और वाटर, तो इनकी कोई वजह तो होगी जिसकी बुनियाद बनाकर हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन द अल्कोहल, फिनोल एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और अकॉर्डिंग टू द लोरेंज ब्रांच थ्योरी, यानी एसिड बेस थ्योरी, इसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड पानी को एक प्रोटॉन देगा, और इसके नतीजे में एक कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और प्लस हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या, हाइड्रोनियम आयन, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड प्रोटॉन देने वाला। ये क्या कहलाएगा, बेस। और इस तरह ये कहलाएगा कंजुगेट बेस, और ये कंजुगेट एसिड। अब आपकी जो प्रोटॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रोटॉन देने की सलाहियत है और की जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है इस कंजुगेट बेस की स्ट्रेंथ पर, कि ये कितना स्ट्रांग है या कितना कमजोर है। अगर ये कंजुगेट बेस ये स्ट्रांग हो तो ये आसानी से प्रोटॉन लेकर इक्विलिब्रियम जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी अनआयनाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा। अगर ये कमजोर है तो फिर क्या है, ये अगर कमजोर है तो ये फिर आसानी से हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन नहीं ले सकता। अब ये जो है ये कंजुगेट बेस यानी कार्बोक्सिलेट आयन, इट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस फिनोमेना। किस तरह, फॉर एग्जांपल, जब हम कार्बोक्सिलेट आयन लेते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन लेते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर एक ये है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनका एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन इससे कार्बन की बॉन्ड हो जाएंगे 5, जो कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसी वजह से ये पाई बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, तो इसका एक स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा दूसरा। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर। और जब हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए या किसी भी आयन के लिए ऐसे स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसके अंदर एक खास किस्म की स्पेशल किस्म की स्टेबिलिटी आ जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि याद रखिए यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, याद रखिए
कि किसी एटम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इसके ऊपर बोझ होता है। किस तरह बोझ होता है? जिस तरह स्टूडेंट पर इनकी अपनी पढ़ाई बोझ होती है, तो इस तरह ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर बोझ होता है। लेकिन ये बोझ इनके साथ इस ऑक्सीजन ने उठाया हुआ है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट या एक आदमी जो है वो वजन उठाता है और वो एक कंधे पर रखता है, तो जब वो इसका एक कंधा थक जाएगा तो वो वजन दूसरे कंधे पर रखता है। दूसरा कंधा जब थक जाएगा तो पहले कंधे को वापस करता है। तो बारी बारी करके इस तरह वक्फे वक्फे से फिर वो ये वजन उठाकर ले जाता है, अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो यह भी अगर फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ एक कंधे इस्तेमाल करेगा तो इससे इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसका कंधा थक जाएगा और वो हो सकता है वजन गिरा दे। तो यह भी कभी ये वजन इस कंधे पर और कभी ये वजन इस कंधे पर, कभी ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर और कभी ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर। तो इस तरह इसके अंदर कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, और जितना ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा इतना जो है आपके इक्विलिब्रियम जो है राइट की तरफ शिफ्ट होगा। बहरहाल अगर इसके मुकाबले हम कंपेरिजन करते हैं अल्कोहल के साथ, फॉर एग्जाम्पल ये कोई अल्कोहल है और जब इसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर ये आयनाइज हो जाएगा, अल्कोक्साइड आयन बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। अब ये अल्कोक्साइड आयन इसको फॉर एग्जाम्पल ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है और ये क्या है? ये कंजुगेट बेस है और ये कंजुगेट ऐसे। अब इस कंजुगेट बेस की कंपैरिजन करें, इस कंजुगेट बेस आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड है, जो इसके ऊपर बोझ बना है। इसकी वजह से अल्कोक्साइड आयन जो है इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ओनली लाइज ऑन द oxygen atom, it is localized on the oxygen atom, therefore it causes stability to the alkoxide ion। और जब ये alkoxide ion अनस्टेबल रहेगा तो ये आसानी से ये हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन लेकर इक्विलिब्रियम को लिफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा, यानी अनआयनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये एक रीजन है बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड by having two structure, by having two canonical structure, by having two resonating structure, therefore the carboxylic acid is much stronger than the alcohol। और ये हम कंपेरिजन करते हैं इसकी कौन सी? कंजुगेट बेस फॉर्म में, यानी अल्कोक्साइड आयन जो है सिर्फ एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर रखता है और कार्बोक्सिलेट आयन जो है दो पॉजिटिव स्ट्रक्चर रखता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो बहरहाल अगर हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल बयान करें तो आपके बुक में जो कार्बोक्सिलेट स्ट्रक्चर को लिखा गया है कुछ इस तरह अंदाज में। अब अगर इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां पर मैं पाई बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करूं तो ये पाई बॉन्ड टूटकर यहां आ जाएगा, यानी स्ट्रक्चर और बन जाएगा। अब ये दोनों स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी ये पाई बॉन्ड टूटकर यहां पर आ जाएगा और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो कार्बोक्सिलेट आयन का एक स्ट्रक्चर ये है और दूसरा स्ट्रक्चर ये है। ये दोनों क्या कहलाते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर। और इनके जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हम कुछ इस तरह बयान करेंगे कि ये चूंकि ये नेगेटिव चार्ज ये डिलोकलाइज्ड है किसके ऊपर? दोनों ऑक्सीजन के एटम के ऊपर, तो इसका हम यू बनाए कैसे लिख सकते हैं? और ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन की शक्ल में मैं इस तरह शो कर रहा हूं, यानी ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज है दोनों ऑक्सीजन के एटम के ऊपर, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर क्या आ रही है? स्टेबिलिटी आ रही है। तो बहरहाल ये इन दोनों स्ट्रक्चर का, इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर का ये कहला गया रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब डियर स्टूडेंट पेज नंबर 293 पर एक टेबल दिया गया हुआ है, इस टेबल की तरफ आते हैं तो स्टार्ट कुछ इस तरह लेते हैं कि हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सपोज एसिटिक एसिड लेते हैं। अब अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड में से हाइड्रोक्साइड को रिमूव करें
और यहाँ पर क्या लगा, या तो ओ आर लगा ले अल्काक्सी ग्रुप, या NH2 लगा ले, या X लगा ले हाइड्रोजन, जो भी आप लगाते हैं तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हम इस तरह करते हैं कि एसिटिक एसिड के अंदर हम यहां से एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन रिमूव करें, इसकी जगह या क्लोरीन लगा ले या ब्रोमीन लगा ले या फॉर एग्जांपल के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा ले, तो इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन लगाया, दैट कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड। यही फर्क है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में और सब्स्टिट्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन विच द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। अब यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो दो किस्म के ग्रुप लगाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं, जिस तरह नाइट्रो ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या साइनाइड ग्रुप, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी ये कार्बोक्सिलेट से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इसको हम कहते हैं, ये वो ग्रुप है जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पैदा करते हैं, यानी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ये इसको कहते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पैदा करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पैदा करते हैं। और ये ऊपर वाले ग्रुप ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पैदा करते हैं। अगर स्टूडेंट आपसे पूछे कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, तो हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द सिग्मा चेन, डीलोकलाइजेशन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा चेन, यानी सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसमिशन होती है, इलेक्ट्रॉन की जो पुशिंग कंपेल होती है, दैट कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इसको दूसरे लफ्ज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन भी कहते हैं, बहरहाल इसकी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी कह सकते हैं आसान लफ्जों में। तो हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर दो किस्म के ग्रुप फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस करें सब्स्टिट्यूट, तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है इसमें नुमाया फर्क आएगा। तो इसकी डिटेल की तरफ आते हैं, और इसके लिए हम ये पेज नंबर 293 पर जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल हम यूज करते हैं। पैरामॉलिक्यूलर प्रोपानोइक एसिड CH3 CH2OH, इनके लिए जो P के वैल्यू है, P की वैल्यू याद रखिए, किसी एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम के वैल्यू इस्तेमाल करते हैं या P के वैल्यू, क्योंकि ये एक दूसरे का इनवर्स है। व्हाट इज के वैल्यू? डिफ्यूजन कास्टिंग, यानी अगर किसी एसिड का के वैल्यू ज्यादा होगा तो वो स्ट्रांग एसिड होगा, अगर किसी एसिड का के वैल्यू कम होगा तो वो कमजोर एसिड होगा। और पी का इसका इन्वर्स है, एक स्ट्रांग एसिड के लिए पी की वैल्यू हमेशा कम होती है और एक कमजोर एसिड के लिए पी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। और ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ चुके हैं। इसकी जो पी की वैल्यू है वो 4.87 है। पी के वैल्यू क्या है? 4.87 है, 4.87 है। इसके बाद जब हम इथेनॉइक एसिड लेते हैं CH3
इसके लिए P की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 4.76 है, 4.76 है, यानी कम है, यानी ये उससे स्ट्रांग होगा। इसके बाद मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसके लिए P के वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, मिथानोइक एसिड के लिए 3.68 है, 3.68 है P की वैल्यू। इसके बाद डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, यानी ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसमें से यहां से एक हाइड्रोजन निकाल ले, इसकी जगह क्या लिखे, क्लोरीन पटअप करें, क्लोरीन रिड्यूस करें, जैसे कहा क्लोरिक एसिटिक एसिड, याद रखिए ये एक सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड है। तो इसके लिए P की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 2.86 है, 2.86 है। मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हमेशा P की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इस तरह डाइक्लोरोएसिटिक एसिड के लिए, यानी एक हाइड्रोजन और रिमूव करें और एक क्लोरीन और इंट्रोड्यूस करें, सब्स्टिट्यूट करें, P की वैल्यू इज इक्वल टू 2. डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसके लिए 1.29 है, 1.29 है। और लास्ट जो है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के लिए, इसके लिए आपके पास P की वैल्यू इज इक्वल टू 0.65 है, 0.65 है। अब अगर हम इस टेबल पर गौर से देखें तो याद रखिए यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है, क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं। तो याद देखिए जरा, अब यहां पर अगर मुझे ये देखिए, इस फिनोमेना कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं आगे, इस तरफ, फिर ये आगे से इलेक्ट्रॉन पुश हो जाते हैं यहां पर और इस तरह यहां पर। तो यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन आसानी से अलग नहीं होता। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो प्रोपेनोइक एसिड के मुकाबले में यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है यहाँ पर कम है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुश होता है, यानी यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप पूरा जो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मिथाइल है, इसमें इलेक्ट्रॉन पुशिंग यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है ऊपर वाले के प्रोपेनोइक एसिड के मुकाबले में कम है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पुश होता है तो ये पुश कम पड़ती है, यानी इसका इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोपेनोइक एसिड के मुकाबले में क्या है, कम है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इसके मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। तो इसी वजह से ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन आसानी से अलग हो सकता है। तो इसी वजह से इसके जो P की वैल्यू है वह इसके मुकाबले में कम हो जाती है। इस तरह जब हम मिथानोइक एसिड की बात करते हैं तो मिथानोइक एसिड में यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये न होने के बराबर है। तो ये मिथानोइक एसिड जो है ये इसका P की वैल्यू और भी कम हो जाती है, यानी कि हम तौर से याद देखें जो न होने के बराबर है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो मिथानोइक एसिड में प्रोटॉन देने की तरह और बढ़ जाती है, तो इनका P की वैल्यू और कम हो जाता है। तो अगर हम प्रोपेनोइक एसिड को, इथानोइक एसिड को, मिथानोइक एसिड को कंपेयर करें तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्या होगा, मिथानोइक एसिड होगा। वजह ये कि इसके P की वैल्यू क्या है, ये सबसे कम है। बहरहाल आगे चलते हैं। जब हम एक सब्स्टिट्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं यानी हम क्लोरोएसिटिक एसिड लेते हैं, तो याद रखिए जब हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये इस तरह अगर आपको नजर आ रहा है यू, तो यहां पर इस हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है और ये हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होता है, यानी आसानी से ये प्रोटॉन अलग हो जाता है। और जितना एक एसिड आसानी से प्रोटॉन देता है तो हम कहते हैं इतना ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ इस तरह, यानी यहाँ पर जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है
ज्यादा है, दो क्लोरीन की वजह से। यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर दो क्लोरीन है, तो यहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग कैपेबिलिटी ये और बढ़ जाती है। तो इस तरह ये पैदा हो जाती है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर जब बात यहाँ आ जाती है तो इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी और कम हो जाती है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन और आसानी से अलग हो सकता है। तो इसी वजह से पी की वैल्यू और कम हो जाता है, यानी एसिड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इस जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 3 क्लोरीन है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और बढ़ गई है। तो जब हम ये करते हैं इस तरह, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह यूं अट्रैक्ट किया जाता है क्लोरीन की तरफ, तो ये प्रोटॉन आसानी से अलग हो जाते हैं। देखिए मैं अक्सर स्टूडेंट के मिसाल दे रहा हूँ कि अक्सर ये खदान में पत्ते गिर जाते हैं, तो इसकी दो वजूहात हो सकती है। एक तो एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी सख्त सर्दी आ जाती है या एनवायरमेंट में कुछ फर्क आ जाता है, इसकी वजह से पत्ते गिर जाते हैं। लेकिन एक फैक्टर और भी शामिल करें, फॉर एग्जाम्पल जब पत्तों को खुराक नहीं मिलता, चाहे एनवायरमेंट जो भी हो, लेकिन जब पत्ते को खुराक नहीं मिलता तो वो पीला होकर नीचे गिर जाता है। अब यह भी जब एटम की खुराक क्या है, इलेक्ट्रॉन, जब इस हाइड्रोजन को खुराक नहीं मिल रही है, वजह यह है कि ये तीनों क्लोरीन इससे खुराक अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक सिंपल मिसाल स्टूडेंट के लिए, तो जब ये तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हाइड्रोजन को खुराक नहीं मिल रही है, यानी हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन जिस तरह पत्ते खदान के अंदर आसानी से गिर जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन भी आसानी के साथ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन ये अलग हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज मच स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर एसिड्स। अगर फॉर एग्जांपल बाद औक़ात इसी टेबल से ईटा में फ्यूज हो जाते हैं, अगर मैं इस तरह ए बी सी डी ई एफ, यानी इतने तो नहीं आती, 4 होते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनमें से पूछूं कि इनमें सबसे कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका जवाब होना चाहिए ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इट्स मच स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर एसिड। फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी ऑप्शन आ जाए, या फॉर एग्जांपल ए बी सी डी आ जाए कि ए बी सी डी में कौन सा एसिड सबसे स्ट्रांग होगा, तो आप बेशक इसको डी को क्लिक करें कि क्लोरोएसिटिक एसिड इज मच स्ट्रॉन्गर देन द मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड। एक बार फिर रिपीट करो, इस तरह एमाइनो ग्रुप भी ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप एमाइनो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करिए इस तरह, ये फॉर एग्जांपल निष्ठू, तो ये भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं। इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है ये स्ट्रेंथ जो है ये क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है, यानी ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है और ये प्रोटॉन आसानी से अलग नहीं होता, यानी एसिड की स्ट्रेंथ जो कम हो जाती है। बट इट वाज अबाउट द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डियर स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक में कोई मसला हो तो फिर आप अपने कमेंट्स के जरिए आप मुझे भिजवा सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिमूव कर सकूं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।